माननीय चौधरी विकास पटेल साहब। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का 27वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन जन नायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आज आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को जन नायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कई विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए लगाए गए। आज के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, सम्मानित अतिथियों, मुक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, अभी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के लागू होने से और तमाम प्रकार के कानूनों से आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से वंचित करने की साजिश चल रही है। जबकि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासियों को उनके इलाके में स्वायत्त शासन का अधिकार देती है। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची ये कहती है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर उनका ही अधिकार है और उनका वहां पर स्वायत्त शासन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य की विधानसभा या सेंटर की लोकसभा कोई कानून पास करती है तो वो कानून आदिवासी बाहुल्य इलाकों में तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि आदिवासी उस पर सहमति नहीं दे देते हैं, तब तक ये लागू नहीं होगा। ये भारत का संविधान कहता है। अगर भारत का संविधान ये कहता है कि जब तक आदिवासी संस्तुति नहीं देंगे, आदिवासी सहमति नहीं देंगे, तब तक उनके इलाके में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून लागू नहीं होगा, तो फिर कैसे आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, कैसे इसकी साजिश हो रही है, यह बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बात समझने के लिए हमें याद करना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान को सौंपा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अंततः अच्छा साबित नहीं होगा। आज संविधान में आदिवासियों के अधिकार लिखे हुए, ओबीसी के अधिकार लिखे हुए, अनुसूचित जाति के अधिकार लिखे हुए, माइनॉरिटीज के अधिकार लिखे हुए, संविधान में सबके अधिकार लिखे हुए हैं, मगर वो अधिकार हम लोगों को मिल नहीं रहे। अभी हमारे जो आदिवासी साथी बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि शराब का, अवैध शराब का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है। तो संविधान में राज्य को जो निर्देश दिया गया है उसमें आर्टिकल 47 में यह कहा गया है कि शराब पर और मादक पदार्थों पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन प्रतिबंध लगाने की तो छोड़ो, हर गली मोहल्ले और बस्तियों के पास में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और जब इसका विरोध किया जाता है तो यह कहा जाता है कि अरे भाई, इसी से तो इनकम होती है, इसी से तो देश चलता है। ये कहा जाता है और ये कहकर चुप करा दिया जाता है और हमारी आने वाली नस्लों को नशाखोर बना करके बर्बाद करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि संविधान लागू करने की ताकत किसके पास में। आज क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जयंती है और इस जयंती के मौके पर
ये बात भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि बिरसा मुंडा जी जब जीवित थे तो जो लोग उनके जल जंगल जमीन के साथ षड्यंत्र कर रहे थे, चाहे वो यहां के लोग रहे हो या फिर जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, सबके साथ में उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। बिरसा मुंडा जी संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्रांति करने का काम किया। अंग्रेज चले गए और अंग्रेज जाने को 75 साल से ज्यादा हो गया। आजादी का अमृतोत्सव भी हम लोग मना रहे और सरकार मनवा रही, और मनवाने के कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए ओबीसी एससी एसटी के लोगों को बुलाया जाता है, माइनॉरिटीज के लोगों को भी उसमें शामिल करवाया जाता है। मैंने शामिल लोगों को पूछा कहां गए थे, बोला आजादी के अमृतोत्सव के कार्यक्रम में गए थे। तो हमने कहा आजादी के अमृतोत्सव का क्या मतलब है? कहा यह नहीं पता है क्या मतलब है। तो हमने कहा कार्यक्रम से होकर आ गए और जान ही नहीं पाए कि आजादी के अमृतोत्सव का क्या मतलब है। तो मैंने कहा मैं बता देता। आजादी के 75 साल पूरे हो गए तो ये आजादी से कुछ अमृत निकला होगा, आजादी से कुछ अमृत निकला होगा। तो उस अमृत के लिए 75 साल पूरे होने पर उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें आपको भी ताली बजाने के लिए बुलाया जा रहा है। आप भी गए थे, लेकिन क्या कभी सोचा कि जो अंग्रेजों के जाने से जो आजादी मिली, उस आजादी से जो अमृत निकला, उस अमृत में आपको कितना मिला? शेड्यूल कास्ट को कितना मिला? शेड्यूल ट्राइब को कितना मिला? ओबीसी को कितना मिला? मुसलमान को कितना मिला? सिख को कितना मिला? क्रिश्चियन को कितना मिला? बुद्धिस्ट को कितना मिला? जैन को मानने वाले को कितना मिला? इसका पता लगा लेते और पता लगाने के बाद ताली बजाने के लिए जाते तो थोड़ा अच्छा होता। ताली वो दूसरे लोगों से भी बजवा सकते, क्योंकि ताली बजाने वाली एक जमात ही है। हम लोग ट्रेनों में सफर करते तो ताली बजाने वाले आ जाते, तो अगर वो चाहें तो उनसे भी ताली बजवा सकते हैं, लेकिन उनको मजा नहीं आता है। मजा क्यों नहीं आता है? वो सोचते हैं जिनका सत्यानाश कर रहे हैं उनसे ही ताली बजवाएं तो थोड़ा मजा आएगा, और जो ताली बजाने वाली जमात ही है उससे ताली बजवाने में कोई मजा तो आएगा नहीं। तो हमें समझने की जरूरत है कि अंग्रेज चले गए तो फिर ये समस्या क्यों? अंग्रेज चले गए, फूले साहू अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया उसकी वजह से भारतीय संविधान बना। कुछ लोग इस गलत फहमी में हैं कि अंग्रेजों के जाने की वजह से हम आजाद हो गए। अरे गलत फहमी है, अंग्रेजों के जाने की वजह से नहीं आजाद हुए। फूले साहू अंबेडकर ने जो मूवमेंट चलाया उसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में जाने का मौका मिला, और उसकी वजह से संविधान में जो अधिकार मिले उसकी वजह से हम आजाद हुए। नहीं तो ये तो वोट का अधिकार भी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब बाबा साहब अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में वोट के अधिकार की बात कर रहे थे तो ये लोग कह रहे थे केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार हो, इनकम टैक्स देने वाले लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। बाबा साहब लड़ाई लड़े कि सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। ये लोग कहे अनपढ़ लोग वोट कैसे डालेंगे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उनको समझाया अनपढ़ भी वोट डाल सकता है, अगर चुनाव चिन्ह उसको दे दिया जाए तो चुनाव चिन्ह देखकर वोट डाल सकता है। जैसे किसी कोई रामलाल नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा है, अब अगर बैलेट पेपर पर लिखकर आ गया रामलाल तो अनपढ़ आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा, वोट कैसे डाले? नहीं डाल सकता। लेकिन अगर अनपढ़ आदमी को यह प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर और धनुष है, अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष है, अनपढ़ आदमी भी तीर धनुष देखेगा, रामलाल के ऊपर मोहर लगाएगा और चला जाएगा। और इसकी वजह से भारत में चुनाव चिन्ह आया। तो ये भी अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की कोशिशों की वजह से मिला, नहीं तो ये तो वोट का अधिकार तक देने के लिए तैयार नहीं थे। आजादी तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा साहब सतर्क कर रहे थे
कि जो लोगों के हाथ में पावर होगी संविधान लागू करने की, संविधान तभी अच्छा साबित होगा जब लागू करने वाले लोग अच्छे हों। लागू कौन कर रहा है? अरे जो विधानसभा में बैठा है, जो लोकसभा में बैठा है। अब तो कोई राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जो विधानसभा में बैठा है और जो लोकसभा में बैठा है वो संविधान को लागू कर रहा है। तो लोकसभा में कौन जाएगा ये तय करने का अधिकार हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हम लोगों को वोट का अधिकार दे करके ये तय करने का अधिकार दिया कि लोकसभा में कौन जाएगा आप तय करोगे, विधानसभा में कौन बैठेगा आप तय करोगे। मतलब आप तय करोगे कि संविधान कौन लागू करेगा, ये आप तय करोगे। लेकिन बड़ी साजिश हो गई इस देश में, और बड़ी साजिश के तहत में इस देश में बाइपोलर तंत्र विकसित कर दिया गया। एक कांग्रेस, एक बीजेपी। इधर कांग्रेस है, इधर बीजेपी है। दोनों ऊपर दो दिख रहे, नीचे मिले हुए हैं। ऊपर दो है, नीचे मिले हुए हैं। बड़ी चालाकी से कर दिया गया। आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई 2014 के बाद नहीं लड़ रहा है। बहुत लोगों को अब लग रहा होगा 2014 के बाद लड़ रहा है। आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई 2014 के बाद नहीं लड़ रहा। और 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस तो मजबूत पार्टी हो गई है। मुझे तो नहीं याद है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचाने के लिए पार्लियामेंट एक भी बार कांग्रेस के लोगों ने बंद किया हो। मुझे तो नहीं जानकारी है, अगर आप लोगों को होगी तो बता देना। तो ये जो बाइपोलर सिस्टम डेवलप हुआ, एक कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, दूसरी बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, और इनकी संख्या 3.5%। लेकिन ये 3.5% लोग एक सेकुलर के नाम पर और एक कम्युनल के नाम पर वोट ले रहे। कुछ लोग हिंदू बनाकर वोट ले रहे हैं और कुछ लोग सेकुलर के नाम पर वोट ले रहे हैं, और दोनों मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की पॉलिसी कांग्रेस ने लाई। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की पॉलिसी कांग्रेस ने लाई। और आज मोदी जी ने कसम खा लिया है कि एक चीज जब तक अडानी को नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उसमें आदिवासियों का जल जंगल जमीन भी शामिल है, किसानों की जमीन भी शामिल है, उसमें एक एक चीज देश की शामिल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये खोजना पड़ सकता है कि भारत के अंदर भारत कहीं है कि नहीं है, ये खोजना पड़ सकता है। क्योंकि जहां पैर रखोगे दिखेगा अडानी का, इधर रखोगे अंबानी का, इधर रखोगे अमेरिका के पूंजीपति का है, उधर रखोगे ऑस्ट्रेलिया के पूंजीपति का है, उधर रखोगे जापान के पूंजीपति का है, उधर रखोगे चीन के पूंजी। अरे तो भारत के अंदर भारत कहां है? भारत के अंदर भारत खत्म करने की तैयारी चल रही है। ये केवल आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीनने का मामला नहीं है, भारत के अंदर से भारत खत्म करने की तैयारी चल रही है। एक ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, एक पूंजीवादी व्यवस्था है। भारत में दोनों एक ही हैं। ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बना करके, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव बना करके और आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर करके इस देश के बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाया। भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दे दिए। जब भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दे दिए तो अब ब्राह्मणवाद मनुस्मृति लागू नहीं कर सकता। तो इसलिए वो पूंजीवाद से मिल गया कि जहां जहां भारतीय संविधान लागू होता है, अगर वो चीज ही पूंजीपतियों को दे दिया जाए तो भारतीय संविधान का असर खत्म हो जाएगा और इनको गुलाम बनाया जा सकता है। ये देश में बड़ी साजिश चल रही है और सबको सबसे लड़ाया जा रहा है। ओबीसी को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, एससी को एससी से लड़ाया जा रहा है, एसटी को एसटी से लड़ाया जा रहा है। बताओ, कोई धर्म बदल लिया तो पुरखा बदल गया क्या? अगर धर्म बदल लिया तो पुरखा बदल गया क्या? तो डीलिस्टिंग कैसे होगी? अरे धर्म बदल लिया तो डीएनए तो आदिवासी है, धर्म बदल लिया तो पुरखा कैसे बदल गया? और जो वो लोग आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एससी एसटी को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद ही कन्फर्म नहीं कि उनका धर्म क्या है।
अरे खुद कन्फर्म हो जाते कि उनका धर्म क्या है। पहले हिंदू हिंदू कह रहे थे, और जब मेश्राम साहब ने कहना शुरू किया कि हिंदू तो मुगलों ने दिया था, आपका तो है नहीं, ये तो चुराया हुआ है, ये तो गाली थी, और ये गाली तुम लोग अपने धर्म का नाम कह रहे हो, तो फिर क्या किया? कहा सनातन। वो खुद ही नहीं कन्फर्म है कि हिंदू है कि सनातन है, और हमको आकर बता रहा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू। तो हमें तो समझने की जरूरत है। देखो, एक आदमी होता है, एक जानवर होता है। आदमी के पास विवेक बुद्धि होती है, जानवर के पास सहज बुद्धि होती है। तो जानवर जो होता है उसको जैसी ट्रेनिंग दे दोगे वैसा काम करेगा, क्योंकि जानवर के पास सही गलत की परख करने की क्षमता नहीं है। जैसे बंदर को नाचने की ट्रेनिंग दे दिया जाता है, तो नचाने वाला जब इशारा करता है तो बंदर नाचता है। हाथी को जैसी ट्रेनिंग दे दिया जाता है, जब वो शादी विवाह में जाता है तो जैसी ट्रेनिंग उसकी रहती है वैसा काम करता है। एक बार जंगली हाथी को बुला लो, फिर देखो क्या मजा आएगा शादी में, फिर तो मजा आ जाएगा। तो जानवर जो होता है वो सही गलत का फर्क नहीं कर सकता। लेकिन अगर आदमी भी बुद्धि ना लगाए, तो जो विवेक बुद्धि उसको प्रकृति ने दिया है, अगर वो ना लगाए तो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो आज हम लोगों की स्थिति क्यों खराब है? अरे हम इसका प्रयोग ही नहीं कर रहे। हमें जैसी और ट्रेनिंग दे रहे हैं, आदिवासी अलग अलग ट्राइब के नाम पर लड़ रहा है, ओबीसी अलग अलग जाति के नाम पर लड़ रहा है, एससी अलग अलग जाति के नाम पर लड़ रहा है, मुसलमान के नाम पर हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई इस नाम पर लड़ाया जा रहा। अरे इंसान है भाई, सबसे पहले इंसान है, उसके बाद सब कुछ है, पहले तो इंसान है। तो बुद्धि लगाओ। बुद्धि ना लगाने की वजह से, बुद्धि का प्रयोग ना करने की वजह से ये हमारी दुर्गति है। हमें किताबों में पढ़ाया गया कि सिंधु से हिंदू बना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ब्राह्मण थे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता तो मूल निवासियों की सभ्यता थी। तो अगर सिंधु से हिंदू बना तो ब्राह्मण कैसे हिंदू हो गए? तो ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और कोई हिंदू कहने आए तो उससे पूछो, पहले नंबर वाले हिंदू हैं कि दूसरे नंबर वाले हिंदू हैं कि तीसरे नंबर वाले हिंदू हैं कि चौथे नंबर वाले हिंदू हैं कि पांचवें वाले हैं, चौथे नंबर वाले बताओ। पहले नंबर वाले हैं तो कहेगा ब्राह्मण हो, नहीं कहेगा। तो हम दूसरा बनना चाहते हैं, तीसरा बनना चाहते हैं, चौथा बनना चाहते हैं। अरे संविधान हमको पहले नंबर का नागरिक बना रहा, तुम हिंदू राष्ट्र में हमको चौथे पांचवें छठे दर्जे का बनाना चाहते। तो हमको पहले नंबर का बनना है कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर का बनना? तो हमें यह तय करना पड़ेगा, अपना बुद्धि विवेक लगाना होगा, तर्क करना पड़ेगा, और तर्क करके हमको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। संविधान में हमको अधिकार है, कौन इस देश में चलाएगा संविधान को, लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी टिकट दे रही है, एससी एसटी के रिजर्व सीटों पर टिकट दे रही है। क्योंकि पूना पैक्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोटिंग का अधिकार लाया था, उसको गांधी जी ने छीन लिया था। टिकट किसको दिया जाता है? उसका मूल्यांकन है, उसका पैरामीटर है। जो नंबर 1 पर जाता है चापलूसी में, चाटुकारिता में, उसको टिकट मिलता है उस कंपटीशन में। कई लोग कंपटीशन में लगे रहते हैं। जो पहले नंबर पर जाता है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने पर पहले नंबर में नहीं, उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष की चाटुकारिता में जो पहले नंबर पे रहेगा उसको टिकट मिलेगा। तो गुलाम आदमी को टिकट मिलता है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि अगर इनको जमहाई ना आए तो मुंह नहीं खोलते। तो ऐसे लोगों को, आपके लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए रिजर्व एमपी एमएलए होने के बावजूद भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इसका लॉन्ग कट समाधान तो यह है कि जब कोई तीसरी पार्टी सरकार में आए और वो सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करे तो फिर इसका समाधान है, वास्तविक समाधान। लेकिन जब तक इसका वास्तविक समाधान नहीं होता तब तक तो हम मेश्राम साहब से ये कहेंगे कि थोड़ा तात्कालिक समाधान पर भी विचार किया जाए। अगर टिकट देने की ताकत मेश्राम साहब के हाथ में हो जाए और उसको चुनने की ताकत समाज के पास में हो जाए तो ऐसे लोगों को भेजा जा सकता है जो लोग इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और उनसे लड़वाया जा सकता, क्योंकि टिकट काटने का अधिकार भी यही रहेगा। तो आज जो उनकी गुलामी कर रहे हैं टिकट कटने की डर से, अगर हम अपने दम पर भेजे जाएं तो इससे लड़ने वाले लोगों को भेजा जा सकता है। और अगर उधर
ये कब्जा होता है तो फिर सेपरेट इलेक्टोरेट भी लागू किया जा सकता है और परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे कि इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, आज अंग्रेजों की वजह से समस्या नहीं है। एक पार्टी है औरंगजेब की बात करती, बाबर की बात करती, अकबर की बात करती है, तो अकबर बाबर का राज तो नहीं है। एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना जब से अंग्रेज गए, तो मुसलमानों को बीच में क्यों खड़ा करते हैं, समझ में नहीं आता। आज जो समस्याएं हैं वो 75 साल से ब्राह्मणों की पार्टियां राज कर रही, उनकी वजह से समस्याएं हैं, ना कि मुसलमानों की वजह से। एक पार्टी कहती हम बहुत मर गए, कट गए आजादी की लड़ाई में, हमें ही वोट देते रहो, किसी को मत दो। दूसरी औरंगजेब की, बाबर की, अकबर की बात करके वोट ले रहा। अरे भाई, इससे क्या लेना देना, ना अंग्रेज राज में है और ना मुगल राज में है। तो आज जो 3.5% ब्राह्मण राज में हैं, उन लोगों की वजह से समस्याएं हैं। उसका कारण है उनके दिमाग से, भारतीय संविधान ने कहा सब बराबर हैं, लेकिन उनके दिमाग में खुरापात जो पहले से बसी हुई है कि हम मुंह से पैदा हुए इसीलिए बड़े, ये जो खुरापात है ये उनको उनकी सोच ही बराबरी पर नहीं आने दे रही है। और इसकी वजह से जो संविधान में हक अधिकार लिखे हैं वो हक अधिकार वो दे नहीं रहे हम लोगों को। तो इसलिए आज बड़े पैमाने पर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ में अन्याय हो रहा है और इसके लिए ना मुसलमान जिम्मेदार हैं, ना अंग्रेज जिम्मेदार हैं, इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिम्मेदार है जो अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने यूरेशिया से आकर भारत में बनाई। डीएनए रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की कहती है कि ब्राह्मण भी विदेशी है, इनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। तो वो व्यवस्था जिम्मेदार है और उसके शिकार सभी लोग हैं। तो तमाम जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको एकजुट होना है और इस सिस्टम के खिलाफ में लड़ना है। और एकजुट होकर के इस देश में अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग इस सिस्टम को, इस सत्ता को, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं और इंसाफ कायम कर सकते हैं। और इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सिंपल फार्मूला है सबको इकट्ठा होने का। तो इस फार्मूले को हम लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा और गांव-गांव तक पहुंचा करके एकजुट करना होगा लोगों को और इस सिस्टम को चेंज करना होगा। इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।